अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूझा वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। तो करियर के लिए फरवरी जो है वो थोड़ा हैवी और स्लो मूविंग फील करवाएगा आपको। सैटर्न आपके 10th हाउस में है, जो कि अब आपको आपके कारोबार और आपके बिजनेस, आपके जॉब्स के हवाले से इश्यूज देना शुरू करेगा, क्योंकि फरवरी में ये अपनी डिग्रीज को आगे बढ़ाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, अकाउंटेबिलिटी होना शुरू होगी और एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस एक्सपेंसेस का घर है। सातवीं नज़र जो है वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है और 10वीं नज़र जो है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। मतलब ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है अब आपका, और पार्टनरशिप्स में जो सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और हार्श रिजल्ट्स भी आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पार्टनर के लिए सही नहीं होंगे या आपके बिजनेस के लिए सही नहीं होंगे। साथ ही साथ आपकी जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी हार्श इंटरेक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको डीमोट भी किया जा सकता है या आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। लेकिन मेहनत के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपने मेहनत डबल करनी होगी। अब अगले 2 साल तक आपको ये मेहनत डबल करनी होगी। राहु आपके बैठा है 9th हाउस में, करियर को इनडायरेक्टली पुश देता है यहाँ से, लेकिन यहाँ से सिर्फ आपको समझना ये है कि अब आपके लिए जो रास्ता खुला है वो फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू खुला है। अगर आपका बिजनेस है या जॉब्स है जिसमें आप लोग फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए या आप लोगों की नई फिलोसफीज़ हो गई या आप लोगों के स्किल्स ऐसे हो गए, ई कॉमर्स हो गया, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हैं तो फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फोकस जो है वो आपके 8th हाउस के स्टीलियम्स पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 8th हाउस में यानी आपका जो कैप्रिकॉन है वहाँ पे बहुत पावरफुल स्टीलियम है, ये 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा मिड मंथ में। लेकिन फिलहाल ये आपके 8th हाउस में है, तो मार्स यहाँ पे बहुत शर्फ का बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। अगर आपने फाइनेंस को मेंटेन करना है तो इस वक्त में आपको इनहेरिटेंस से फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त में आपको आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के रिसोर्सेज से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे इसी के साथ साथ मार्स जो है एक तो एग्जॉल्टेड होने के साथ साथ शर्फ में होने के साथ साथ सरवना नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो रिसर्च और इन्फॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा देता है। तो अगर आप लोग ऐसी जॉब्स में हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह हो गया, एसोटेरिक जो स्टडीज़ हो गई उनसे जुड़ा हुआ है, या फिर आप लोग ऐसी फील्ड्स में हैं जो जैसे एजेंसीज वगैरह होती हैं उनसे जुड़े हुए हैं जो रिसर्च वगैरह करती हैं या ऐसे खुफिया काम करती हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये इम्पल्सिव रिस्क को भी बढ़ा देता है। यहाँ पे मार्स जो है, मरकरी वीनस का जो कंजंक्शन है ये जॉइंट फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। कमीशंस हो गए, इंश्योरेंस हो गई, क्रिप्टो हो गया या स्पेकुलेटिव टूल्स हो गए, यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो 8th हाउस है वो अनसर्टेनिटी का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, और ट्रांसफॉर्मेशन जोन आपका एक्टिवेटेड है, और इसके एक्टिवेट होने से आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपकी डेली लाइफ का है, आपकी लिटिगेशंस का है, आपके रोग का है। तो मार्स आपके 8th हाउस में बैठ के आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपके 6th हाउस से रिलेटेड।
यानी अब आपको मुश्किलात आ सकती हैं थोड़ी सी डेली लाइफ में। एनर्जी आपके ऊपर भरपूर होंगी, एनर्जीज ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं होंगी, आप हर काम करने की एनर्जी रखेंगे, कंपटीशन करने की आपके अंदर एनर्जीज होंगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े में भी आप लोग पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से लिटिगेशंस वगैरह भी आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करिएगा। साथ ही साथ 8th हाउस जो होता है वो एक्सीडेंट्स वगैरह का भी होता है, और 6th हाउस जो होता है वो बीमारियों का होता है। तो यहाँ पे ये दोनों घर का अगर हम देखते हैं तो ये षडाष्टक दोष एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर ये दोष एक्टिवेटेड है तो आप लोगों को अब बहुत एहतियात से आगे मूव होना होगा और बहुत फूक फूक के कदम आगे रखने होंगे। इसके अलावा आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, तो ये यहाँ पे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। लेकिन ओवर एस्टिमेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है यहाँ पे जुपिटर। तो आप लोगों ने ओवर एस्टिमेट नहीं करना किसी भी चीज़ को, आपने हमेशा अपनी रिसर्च प्रॉपर करनी है, क्योंकि 8th हाउस को अगर आप सही वे में यूटिलाइज करेंगे, रिसर्च प्रॉपर करेंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लोग रिसर्च के बगैर आगे किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो आप लोगों को नुकसान भी होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचिएगा, खासकर 10 से 15 फरवरी के बीच में जब मून स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन में होगा। लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों को गेन चाहिए और लॉन्ग टर्म अगर आप लोग खेल सकते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन बस रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है। अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ में फरवरी की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और कार्मिक होगी, क्योंकि 10th हाउस में बैठा जो शनि है वही आपके 7th हाउस को बहुत अपनी 10वीं नज़र से देख रहा है, बहुत इंटेंस नज़र से देख रहा है। तो ये नज़र ऐसी होती है कि जिस घर में भी पड़ती है उस घर में आपका कार्मा स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो अब आपके 7th हाउस में आपका कार्मा स्टोर हो रहा है, तो जो आप अब गलतियां करेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, किसी की बैक बाइटिंग करेंगे, किसी वे में भी जाके आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो आपका 7th हाउस डैमेज होना शुरू होगा, आपका रिलेशनशिप खराब होना शुरू होगा। यहाँ पे आपको चोट पहुंच सकती है 7th हाउस में। जब भी आपको कभी चोट पहुंचेगी वो आपको रिलेशनशिप में पहुंचेगी, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में पहुंचेगी, पैसों के लिहाज से पहुंचेगी, बीमारी के लिहाज से पहुंचेगी, अचानक से कोई छोड़ के चला जाएगा। इस तरह से आपको एक इमोशनल सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे आपको टेंशन पहुंचेंगी या मुश्किलात देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात से आगे अपनी ज़िंदगी को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा कि किसी के साथ बुरा ना कीजिएगा। हमारे कुरान पाक में अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं कि किसी के साथ बुरा ना करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा 5th हाउस जो है वो आपका लिब्रा है और वो बैलेंस्ड है, उसमें कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा, तो आपका रोमांस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन मार्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो आपके जो अल्फाज हैं वो बहुत हार्श होना शुरू होंगे। और 8वीं नज़र जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, जो कम्युनिकेशन टोन है वो भी हार्श होना शुरू होगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके थोड़े हार्श होना शुरू होंगे, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज़ करना है। केतु आपके 3rd हाउस में बैठा है, कम्युनिकेशन गैप या इमोशनल डिस्टेंस भी आप लोग फील कर सकते हैं अपने छोटे बहन भाइयों से, या किसी भी तरीके से, या आप लोगों का कोई नया स्किल्स सीखने का कोई प्लान था तो अब उसमें आपको एक गैप फील होगा, आपका दिल नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा कि आपने उसको परस्यू करना है, लेकिन आपको वो परस्यू करना होगा। मैरिज और कमिटेड जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस आप लोगों का डैमेज हो रहा है सैटर्न की वजह से, लेकिन सजिटेरियस है और जुपिटर भी इस घर को देख रहा है। तो ओपन कम्युनिकेशन कीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर कीजिएगा, टेबल टॉक्स कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ। कहीं पे भी आपको लगे कि इशू आ रहा है तो बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बैठ के बर्दाश्त करके आप उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। लेकिन अगर इस चैप्टर में जो वीक आप लोगों के रिलेशनशिप्स होंगे वो यहाँ पे आप लोगों के अब डिस्टेंस होना शुरू होंगे, क्योंकि 7th जो 10वीं नज़र है शनि की वो 7वें घर पर पड़ती है, और प्रेशर भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी। इसके अलावा जो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि सैटर्न की जो 12वें घर पे नज़र पड़ रही है वो आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हाई करेगी। घर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उधर वो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, घर की चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी, घर में एक्सपेंसेस होना शुरू होंगे, पेंट का खर्चा आना शुरू हो जाएगा, गाड़ी से रिलेटेड भी इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे कि गाड़ी की कोई चीज़ ख़राब हो गई, गाड़ी का कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर मिलना शुरू होंगी। इसके अलावा जुपिटर की जो 7वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस पर ही पड़ रही है, तो एक ये प्रोटेक्टिव लेयर थोड़ी अरसे के लिए बनाएगी।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में है। अत्याचारी मोशन जब भी जुपिटर का एक्टिवेट होता है तो ग्लोबली एक बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने कोविड-19 देखा, इससे पहले भी आपने 2008 में डिप्रेशन देखा। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर की अत्याचारी मोशन में होती हैं। तो अभी भी मई तक जो चीज़ें हैं वो बहुत क्रिटिकल रहेंगी, ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल नहीं होंगी, लेकिन 2 जून के बाद थोड़ा-सा आपको रिलीफ पीरियड मिलेगा। इसलिए सिंसियर एफर्ट्स से रिलेशनशिप को स्टेबल रखिएगा, वरना आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिखरना शुरू होंगे। मून जब आपका लिब्रा में आएगा 7 फ़ेब को, और जेमिनी में आएगा 26 फ़ेब को, तब इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होना शुरू होंगी। इन दिनों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए ये मंथ सेंसिटिव भी होगा और अवेयरनेस से भरा भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 6th हाउस आपका स्कॉर्पियो है और इसका मालिक आपके 8th हाउस में बैठा है, तो ये 6th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके 6th हाउस में एक्टिवेट होगी। तो क्रॉनिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी, इनसे रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होंगे। 8th हाउस की एक्टिवेशंस जो हैं वो सर्जरीज आपको दे सकती हैं। डिटॉक्स कीजिए या डीप हीलिंग कीजिए, ये प्रोसेस इंडिकेट करते हैं कि आपका 8th हाउस पॉजिटिव वे में जा सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगी तो फिर सर्जरीज भी देखने को मिल सकती हैं, एक्सीडेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी देखने को मिल सकती हैं, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिवेंशंस कीजिए। देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको डराना है, हमारा मतलब ये है कि मुसीबत आने से पहले आप उसके लिए एक रेडी हो जाएं, ताकि उस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आपको फील ना हो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिवेंटिव केयर करेंगे तो आपके लिए इश्यूज़ कम हो जाएंगे। सैटर्न का जो 10th हाउस में बैठना है वो वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, फटीग क्रिएट करेगा, बॉस के साथ लड़ाई, सीनियर्स के साथ लड़ाई, मैनेजर्स के साथ लड़ाई। तो ये आपके 6th हाउस में सारी चीज़ें यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होंगी, और 8th हाउस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्टिवेट जब होगी तब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो ये आप चीज़ किसी टॉरस मून साइन वाले से पूछिएगा, वो आपको खुल के बताएगा कि उसके साथ पिछले 2.5 साल 3 साल में क्या हुआ, उसकी बॉडी तक ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये चीज़ें आप पूछ के खुद ही देख लीजिएगा, फिर आप इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा या इस चीज़ को समझिएगा। आगे बात करते हैं कि मून आपका आएगा स्कॉर्पियो में 10 फरवरी को, और पाइसेस में आएगा 19 फरवरी को। तब स्लीप डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती हैं, आपकी लो इम्यूनिटी हो सकती है, और इमोशनल जो ड्रेन है वो आप लोगों को फील हो सकता है। 12th हाउस आपका टॉरस है, खाली है, इसके बावजूद ओवर थिंकिंग से आइसोलेशन आप लोगों की बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि मून जो है वो डे वाइज चेंज होता है। तो प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा, हाइड्रेशन लीजिएगा, डिजिटल डिटॉक्स कीजिएगा। इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ के ऊपर भी काम करना, अपने करियर के ऊपर भी काम करना, अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना। एक सारा बर्डन आपके ऊपर आना शुरू हो रहा है अभी, तो इन चीज़ों को प्रॉपर वे में हैंडल कीजिएगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए फियर होगा, एक ऐसा खौफ होगा आपके दिल में कि कोई चीज़ें चेंज ना हो जाएं, अनसर्टेनिटी ना आ जाए किसी चीज़ में। ये खौफ आपके अंदर पलेगा, तो इसको आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि 8th हाउस का जो स्टीलियम है वो पुराने पैटर्न्स को अब तोड़ेगा आपके लिए। अगर आप कहीं पे कंफर्टेबल हो गए थे तो ये आपको अब अनकंफर्टेबल कराएगा, जो आपको लगेगा भी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए चेंज होगा, आपकी ग्रोथ के लिए चेंज होगा। अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे तो फरवरी जो है वो लॉन्ग टर्म हीलिंग और एम्पावरमेंट आपके लिए यहाँ पे बना सकता है, उसकी फाउंडेशन रख सकता है। 26 फेब के बाद जब मून जेमिनी में आएगा तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उसके भले के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि वो उसको तोड़ के ख़त्म करने के लिए होती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम अपने बंदे को दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तो वो आपको डायरेक्ट हिम्मत नहीं देता, वो आपको ऐसी जगहों पे खड़ा करता है जहाँ पे आप वीक थे, ताकि आप उन सिचुएशंस को फेस करें और आपके अंदर हिम्मत आए। तो अल्लाह ताला कभी भी आपको डायरेक्ट हिम्मत नहीं देगा, डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं रखेगा, डायरेक्ट आपको सेहत नहीं देगा। वो आपको उस जगह पे खड़ा कर देगा कि आप जहाँ पे डरते थे वहाँ पे खड़ा कर देगा, तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो आपको ऐसी जगहों पर भेज देगा अल्लाह ताला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप लोगों को देखेंगे, 1-2 दिन आप डरेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, यही एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बात सारी यही है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा और आप इतने धक्के खा चुके होंगे, इतनी वो चीज़ें कर चुके होंगे, तो आप एक हीरे की तरह सामने आएँगे, एक डायमंड की तरह सामने आएँगे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस चैलेंजेस को फेस करना है।
और प्रॉपर सदक़े वगैरह रेमेडीज़ वगैरह करनी है, दान वगैरह देना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ़ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं, वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुइए। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।